दोस्तों डी के क्लासेस डी के सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से आपके समक्ष मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है भारत के संविधान से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम मौलिक अधिकार है, उससे संबंधित जो कुछ भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम तथ्यों के साथ पढ़ेंगे और उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें से कोई न कोई एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अवश्य ही पूछा जाएगा। इससे पहले कि दोस्तों हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें, आपके लिए दो पंक्तियाँ। सफलता को पाना है, पानी में आग लगाना है। सफलता को पाना है, पानी में आग लगाना है, और पानी में आग आसानी से लगती नहीं है। दोस्तों इन्हीं के पंक्तियों के साथ आइए हम सबसे पहले आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये सारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा सा मौलिक अधिकार के टॉपिक पर बात कर लेते हैं, जिससे कि इन प्रश्नों का आंसर देने में आप लोगों को थोड़ा आसानी हो जाए और आप लोग इन प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकें। तो आज हमने कुल 15 प्रश्नों को कवर किया है। तो आइए दोस्तों पहले कुछ फैक्ट की बात करते हैं। तो कह सकते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति की वह न्यूनतम आवश्यकता या ज़रूरत है जिससे वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। अगर हम बात करें दोस्तों मौलिक अधिकारों के हनन की, तो मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो उसके हनन होने पर उच्चतम न्यायालय इसकी रक्षा करता है या उच्चतम न्यायालय याचिकाएं बोले तो रिट्स जारी करता है। मौलिक अधिकार का जो अवधारणा है वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र या वर्णन किया गया है। और दोस्तों भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इसे भारत का मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र कहा जाता है और इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि भारत में मौलिक अधिकार का वर्णन कौन से लेकर के कौन से अनुच्छेद के बीच है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसका जिक्र है। तो दोस्तों ये प्रश्न का आंसर आप ज़रूर याद रखिए। दोस्तों मूल अधिकार जो था उस मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। मतलब मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु वर्तमान समय में सिर्फ 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। इसमें एक दोस्तों संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसे क्या किया गया, कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A के तहत रख दिया गया। तो दोस्तों जो हमारा मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे और अगर वर्तमान की बात करें तो 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार का उल्लेख पहले था, कौन से? मूल संविधान में, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया तथा इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक विधिक या कानूनी अधिकार बनाया गया। अब दोस्तों मूल अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर होता है? तो मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय उन अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका यानी रिट्स जारी कर सकता है, लेकिन विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाने पर उच्चतम न्यायालय किसी प्रकार की कोई याचिका यानी कोई रिट्स जारी नहीं करता है। अब दोस्तों जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं हम उनकी बात करते हैं। पहला हमारा है समता या समानता का अधिकार, जिसका जिक्र अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 23 से 24 तक। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। उसके बाद है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32।
दोस्तों अगर इसे हम ट्रिक से याद करना चाहें तो एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता देते हैं कि कैसे ध्यान रहेगा कहाँ से कहाँ तक कौन से अधिकार की बात की गई है। दोस्तों ट्रिक बताते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जो क्लास 9th के नीचे का है, तो उसको अपने अधिकार की ज़्यादा चिंता नहीं होती है, ज़्यादा बात नहीं करता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा क्लास 9th में पहुंचता है और वो क्या करता है, भारतीय संविधान को पढ़ना शुरू करता है, तो उसके दिमाग में आता है कि नहीं, हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं और हम इन अधिकारों को क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। वो बच्चा जब 9th में होगा तो उसकी एज जो होगी वो 9 साल तो इधर और 5 साल के बाद ही पढ़ना स्टार्ट करता है, तो जोड़ लेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा। तो जब बच्चा 14 साल का हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अपनी समता या समानता के अधिकार की बात करेगा। और कब तक बात करेगा, 4 सालों तक। तो 14 4 18, तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वो समानता की बात करेगा। कब तक, जब तक वो क्लास 12th में रहेगा। और वही बच्चा जैसे ही क्या करेगा कक्षा 12 को पास कर लेगा, तो उसके बाद 12 को पास करने के बाद वो दूसरे कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के लिए चला जाएगा। सपोज करिए कि वो बीए करने के लिए चला गया, तो जो बच्चा बीए करने कॉलेज में चला जाता है ग्रेजुएशन, वो स्वतंत्र हो जाता है। किससे, वो अपने शिक्षकों से या टीचर से स्वतंत्र हो जाता है और घर वालों से भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब वो पढ़े या ना पढ़े, जो भी मन करे वो करे, उसको कोई बोलने वाला डांटने वाला नहीं होता है। ये सिर्फ ट्रिक के लिए बोल रहे हैं। तो 18 तक, और वैसे भी जान रहे हैं हम लोग, जैसे 18 साल के होते हैं हम लोग, अब क्या हो जाते हैं, वो अब हम लोग बच्चा नहीं रहते हैं, वयस्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब हम जो है स्वतंत्र हो जाते हैं। तो 18 के बाद की बात करेंगे तो हम क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब मान लीजिए कि वो बच्चा जो है बीए की जगह अगर बीटेक करने गया है, तो 4 साल तक क्या करेगा, बीटेक। सपोज करिए कि 4 साल तक वो बीटेक किया, ग्रेजुएशन। तो 18 से 4 22, 18 22 तक क्या करेगा, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ठीक है, तो जब तक वो ग्रेजुएशन करेगा तब तक वो स्वतंत्र है। ठीक है, बीटेक के दौरान। अब बीटेक भी कंप्लीट कर लिया, तो बीटेक करने के बाद उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो वो कहाँ गया, प्राइवेट की तरफ मुड़ गया। ठीक है, अब प्राइवेट में गया तो वो प्राइवेट में जितनी कंपनियां थी वो सभी कंपनियां क्या करने लगी, उसका शोषण करने लगी। ठीक, एक तो छोटा बच्चा है, ठीक है, 9th में, 9th से 4 साल तक, मतलब 9 से लेकर के 12 तक, मतलब 14 से लेकर 18 तक वो क्या करता है, इंटर का एग्ज़ाम पास करता है। इंटर का एग्ज़ाम पास करने के बाद मतलब 18 साल का हो जाता है। 18 के बाद फिर 4 साल के लिए बीटेक करता है। 22 हो गया। और 22 के बाद क्या करता है वो, जैसे ही बीटेक कंप्लीट हो जाता है प्राइवेट कंपनी में जाता है। ठीक है, और तो वो प्राइवेट कंपनी में क्या हो जाता है, एक तरह से मतलब उसका शोषण होने लगता है। जैसे ही उसका शोषण होने लगता है तो वो 2 साल के बाद मतलब 23 और 24 वो कंपनी को छोड़ देता है। 24 में छोड़ देने के बाद अब वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, मतलब वो धर्म की तरफ अग्रसर हो जाता है। और फिर 24 के बाद मतलब 25 26 और 27 28 4 सालों तक फिर क्या करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। और उसके बाद तब जा कर के उसको 29 और 30 में संस्कृत और शिक्षा का पूरा ज्ञान होता है। और 30 के बाद वो क्या करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को लगा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सोच के देखिए कि आपको ट्रिक से सारा याद हो जाएगा। बच्चा अपने समानता की बात कब करेगा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, लेकिन जैसे ही 18 साल में हो जाएगा, 18 साल के बाद वो स्वतंत्र हो जाएगा। तो मतलब 18 के बाद, अनुच्छेद 18 के बाद जो भी आएगा वो सब क्या आएगा, हमारा स्वतंत्रता की अधिकार आ जाएगा। मौलिक अधिकार में कहाँ तक, 4 साल तक, मतलब 22 तक। 22 के बाद क्या होगा, वो जैसे ही बीटेक कर लिया तो बीटेक करने के बाद वो कहाँ जाएगा, प्राइवेट कंपनी में काम करने। तो प्राइवेट कंपनियां पता ही है किस तरह से शोषण करती हैं लोगों को। तो अब ये क्या करेगा, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेगा। और जैसे ही 24 के बाद क्या होगा, 2 साल करने के बाद वो ऊब जाएगा, ऊब करके वो धर्म की तरफ मुड़कर आएगा और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करने लगेगा। कब तक करेगा, 4 साल तक, 25 26 27 और 28 तक। और 28 तक करने के जस्ट बाद क्या करेगा वो, उसको संस्कृत और शिक्षा का जानकारी हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, मतलब 29 और 30 में। और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आ जाएगा। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आप आज का महत्वपूर्ण प्रश्न।
पहला प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय जो नागरिक हैं इनके मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, अभी अभी बताए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के कहाँ तक, 35 तक। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? अभी अभी जस्ट बताए हैं दोस्तों, आपको याद होगा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए स्वतंत्रता की बात आई है दोस्तों, तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए 18 के बाद ही स्वतंत्रता होगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 वही क्या करता है, हमारा प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या करता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो याद करिए शोषण उस बच्चे का कब हो रहा था, जब बीटेक कर लिया था। बीटेक कब ईयर में पास किया, 22 के बाद। तो 22 के बाद मतलब 23 और 24, उसी में शोषण की बात की है। तो दोस्तों बच्चों से संबंधित जो है शोषण का, वो आपका है अनुच्छेद 24 में। किस में है, अनुच्छेद 24 में। तो ऐसे दोस्तों आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है? तो दोस्तों बच्चा समानता की बात कब करने लगा, जब वो क्लास 9th में पहुंचा। और क्लास 9th में जब पहुंचा तो उसकी एज क्या थी, 9 और 5 14। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही दोस्तों, अनुच्छेद 14। ओके दोस्तों, समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की क्या करता है, बात करता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है, इसके तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अनुसूचित जाति, इसमें इसको यहाँ देख लेते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो अगर दोस्तों आपका इसका आंसर पता है तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद। संसद ही कर सकती है। ओके दोस्तों, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? कौन रीट या याचिका जारी करता है जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है? पहले ही बताए हैं शुरू में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही क्या करती है, मूलभूत अधिकारों का हनन होने पर रीट या याचिकाएँ जारी करती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही। तो दोस्तों ये प्रश्न का आपका आंसर है अनुच्छेद 22। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 22 जो है
ये आपके इस प्रश्न का आंसर है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 22 करता है। ओके दोस्तों, अब ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन कौन सा सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित है। तो दोस्तों विकल्प आपके सामने है, आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। दोस्तों ये जो अधित्याग का सिद्धांत है इसी को हम परित्याग का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें सभी का सभी विकल्प सही है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सभी के सभी विकल्प क्या हैं, सही हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। बेहद ज़बरदस्त प्रश्न दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86वें। तो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ, तो दोस्तों ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी या लागू हुआ। अगर बात करेगा कि प्रभावी या लागू कब हुआ, तो 2010 से। लेकिन कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के अंतर्गत इसको क्या किया गया था, शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में ये तीनों जो शब्द जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या किया गया था, 3 शब्द ये जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदाता की आयु क्या कर दी गई थी, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज के प्रश्नों को कवर कर लिया। अगर दोस्तों यही प्रश्न पूछ दे कि ये जो 61वां संविधान संशोधन जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, ये कब हुआ था, तो ये भारत सरकार के द्वारा 1988 में हुआ था। ठीक है, जिसमें मतदान की आयु क्या कर दी गई, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दोस्तों एक बार जल्दी जल्दी अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक देख लेते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 14 जो है विधि के समझ, समानता या समता की बात करता है। अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव को क्या करता है, निषेध करता है, भेदभाव नहीं किया जाएगा ऐसा बोलता है। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, और अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत की बात करता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 की, तो ये जो है स्वतंत्रता के अधिकार यानी बोलने की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। इसमें कुल 6 तरह की स्वतंत्रता को बताया गया है, जिसमें से अनुच्छेद 19A जो है बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद बी क्या कहता है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की और सभा करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19C जो है, सी वाले में संघ बनाने की स्वतंत्रता मिलती है। इसी तरह से डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता होती है, और ई में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता होती है। और जो जी है इसमें कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 20 क्या है दोस्तों, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत 3 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं
के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ओके दोस्तों। अनुच्छेद 21 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या बताया गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ओके दोस्तों। और अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 23 दोस्तों जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी अथवा किसी भी प्रकार का जबरदस्ती श्रम नहीं कराया जाने का उल्लंघन का दंडनीय अपराध मानता है। और अनुच्छेद 24 जो है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, मतलब 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या खानों में किसी भी अन्य जोखिम भरे काम पर नहीं लगाना है। और अनुच्छेद 25 जो है क्या है? ये अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। ओके दोस्तों। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण की बात करता है। और अनुच्छेद 30 जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। और दोस्तों अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों जहाँ तक संभव हो सका हमने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मौलिक अधिकारों को कवर करने का प्रयास किया। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके दोस्तों, हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और इस प्रश्नों को एक बार अच्छे से पढ़िए और संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी एक बार आप बुक में पढ़ने की कोशिश करिए। ये फास्ट रिवीजन के लिए ज़्यादा बेटर है।